भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और यह कम नहीं है। 75 साल अगर किसी जीवन को या किसी व्यक्ति के जीवन को आंका जाए तो ऐसा मानकर चल सकते हैं कि वह व्यक्ति अधेड़ हो जाता है। और 75 साल में जीवन के वह कितने अनुभवों से, कितनी अ, व्यवस्थाओं से और कितने संघर्षों से वह जूझता है और फिर समझ आ जाती है बातें। मेरा मानना है कि अगर हम 1857 में हम आज़ाद हो जाते तो, और वह जो क्रांति थी 1857 की वह अगर कामयाब हो जाती और हमारी आज़ादी सुनिश्चित उसी समय से हो जाती, तो उस समय जो लोग, जो क्रांतिकारी थे, वो बहुत देसी लोग थे। वो सचमुच क्रांतिकारी थे और वो बहुत ही अपने लोग थे। और उन्होंने चाहे जंगल से व्यवस्था सीखी हो और चाहे उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से ये व्यवस्था विचारी हो कि हम संगठित हो करके और एक आज़ादी की हमें ज़रूरत महसूस हुई थी और हमें ऐसा लगने लगा कि उस समय हमारे पास, हमारे ऊपर जो है बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे अत्याचार कर रही है। और उसी के संघर्ष में जो है वो 1857 की क्रांति हुई। लेकिन वो असफल रही और उसके बाद में करीब 100 साल तक, 90 साल तक, 1947 आते आते हमें जो है वो आज़ादी का बिगुल हमारे यहाँ बजा। बात ये है कि मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ, इसके पीछे जो वजह है वो जो मेरी समझ में आती है वही आती है कि हमारे साथ और भी, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि गुलामी जैसी जो बात है वो मनुष्य के जीवन में आई ही क्यों। वह केवल प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्यावर्षी आई, वरना एक समय भारत जो है, जिस 1900 जो 1857 की जब हम बात कर रहे हैं या उससे पहले की जो बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में मतलब कि जो संसाधन थे वो भरपूर थे। और मुझे लगता है कि लगभग पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतने संसाधन हो, इतनी ऋतुओं हों और जीवन को जीने की जो परंपरा थी, जो आनंद की जो स्थिति, जो शिक्षा का हमारा स्तर था, वह सभी कुछ, क्योंकि आज भी हमारे पास बहुत सारे शिलालेख और बहुत सारी पुरानी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे, वहाँ पर दुनिया भर के लोग जो है वह ज्ञान बटोरने आते थे। और मुश्किल बात ये रही, हम चाहे वहाँ पर धर्म के मामले में, राजनीति के मामले में, चाहे शासन और सत्ता के मामले में, परस्पर जो जनमानस था उसमें भी और मनुष्य और जो सत्ताधारी थे उनमें भी, उस समय 1857 से पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय उनके अंदर बहुत ज़्यादा सामंजस्य था। और उसी सामंजस्य की वजह से जो है वह बहुत आनंद में और बहुत ही जिसे बोलते हैं धन धान्य से भरपूर थे हम लोग। समस्या आई कहाँ और कैसे आई? मुझे लगता है कि 1947 की आज़ादी को पाने के लिए, या यूं कह लीजिए हमें अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए, 1947 से पहले जो लोग शहीद हो गए
असली मायनों में स्वतंत्रता सेनानी वही थे जो शहीद हो गए, और जो शहीद नहीं हुए और वह गांव में जाकर बस गए और गांव के अंदर जो है वह बस उसी तरह का सामान्य जीवन वह जीने लगे जैसा वह ब्रिटिश गवर्नमेंट में जी रहे थे। जो लोग आजादी के बाद नेता बने, वो आजादी से पहले भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंग्लिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनके साथ उनका गठजोड़ हो चुका था। मैं ऐसा मानकर चलता हूं, वो आधे अंग्रेज थे और इसीलिए उनको पता चला कि सत्ता में होने का क्या आनंद है, और इसीलिए उन्होंने सत्ता को हासिल करना ज्यादा मुनासिब समझा और आम जनमानस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आजादी के मायने उनके अपने लिए ज्यादा थे बनिस्बत जनमानस के, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो विरासत थी, उसमें हम लोग जो है वह संसाधन जो थे, जो वो सभी हमारे पास ज्यादा थे, समझ ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा था। उसके बावजूद भी आज भी आज भी जिस दौर से हम गुजर गए आजादी के बाद में, मुझे नहीं लगता कि राजा राम मोहन राय को गए कितने साल हो गए जब राजा राम मोहन राय कह सकते थे लड़कियों को बचाने की मुहिम, कन्या को बचाने की मुहिम जब राजा राम मोहन के समय में हो सकती थी, तो आज हमारी विवशता देखो कि आज के समय में भी हमें कन्या या लड़कियों पर या एक आधी जनता पर हमें अपने आप को विचार करना पड़ता है। मेरा कहने से तात्पर्य यह है कि आज से 75 साल से हम लोग आजादी के बाद भी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे लगा रहे हैं। हम लोगों ने आजादी के बाद में क्या बनाया? दिल्ली में नई दिल्ली जो है, लुटियन जोन्स जो है, वह अंग्रेजों की देन है। राष्ट्रपति भवन उनकी देन है। पता जो बिल्डिंगें वहां बनी, जिस तरह की नगरीय व्यवस्था उन्होंने बनाई, हम लोगों ने आज तक उसी का ही तो आनंद लिया, उन लोगों ने, हमारे नेताओं ने। क्योंकि जो हमारे नेताओं ने, सत्ताधारियों ने अगर ऐसा विचार किया होता कि हमें आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी मिलने के बाद तो हम जिस तरीके से किसी घर का निर्माण करते हैं, वैसे ही हमें शायद शहरों का और गांव का निर्माण करना चाहिए था। तरह तरह से करना चाहिए था, खूबसूरती से करना चाहिए था। हमें अपनी जो धरोहर थी, जो हमारे रिसोर्सेज थे, उनको संभालना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं विकासपुरी पहुंचा, जब हम लोग विकासपुरी आए, तो दिल्ली चौतरफा तरफ से बढ़ने लगी थी। क्योंकि पहले दिल्ली कुछ दूर तक नहीं थी, दिल्ली के चारों तरफ एक घना जंगल हुआ करता था। मैं जिस रोड पर आया जाया करता था, उसके दोनों ओर एक सिंगल रोड हुआ करते थे और कच्चे रोड हुआ करते थे। जब ऐसी व्यवस्था बनानी ही थी,
जब हम नवनिर्माण में जुटी गए थे, जब हमें लगता ही था कि हमने अब आज़ादी पा ली है, तो उसके बाद जब दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट मतलब अथॉरिटी बनाई गई, तो उसी के जिम्मे ये बात दी गई कि वह जो है दिल्ली की जो नगरीय व्यवस्था है उसका निर्माण करे। लेकिन चूंकि मैं आज और उस समय, आज से 30-40 साल 50 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात, जब हम विकासपुरी में आए थे, हम लोग विकासपुरी में 1979 में आ गए थे। मैंने देखा था, जब मैं वो उस समय छोटा बच्चा था, तो मैं कहीं और बाहर गया नहीं था। जब मैं गया नहीं था तो मुझे लगता था कि यह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कॉलोनी बन रहा है। लेकिन बन क्या रहा था, वो जितने भी विस्थापित थे, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, जो पिशोरी थे, वहाँ पर एक पिशोरी कॉलोनी बनी हुई थी, बिल्कुल बीचों बीच। और वो भी बिल्कुल ऐसे गांव की तरह ही रहते थे, क्योंकि मुझे ध्यान पड़ता है कि जिस समय हम लोग विकासपुरी आए उस समय वहाँ पर कोई बस भी नहीं आती थी। अरे भाई, जब सत्ता में बैठे हुए लोग अपना सुख और आनंद देखते हैं, अपने लिए व्यवस्था बना लेते हैं, तो जनमानस के लिए कौन करेगा। और वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे विकासपुरी, तमाम तरह की उपापों के बाद, तो वहाँ पर जब बहुत कम ही लोग आए हुए थे, विकासपुरी में इक्का दुक्का घर बने हुए थे बस। और शायद वो लोग थे जिन्हें बहुत जल्दी थी, उन जल्दी वालों में हम लोग भी थे उस समय। तो मतलब कि कॉलोनी कई जगह पर प्लॉटिंग हो रही थी, कई ब्लॉक्स तो मतलब कि अलॉट हो चुके थे, लेकिन कुछ की प्लॉटिंग भी हो रही थी। लेकिन जो मुझे उस वक्त का जो परिदृश्य है, उस वक्त की जो सारी की सारी व्यवस्था है, वो मुझे दिखाई देती है, तो वो भी किसी ऐसे लगता था जैसे किसी बीहड़ रेगिस्तान के अंदर कहीं पर एक कॉलोनी बस लोगों को बसाने के लिए बना रहे हैं, और उसमें कोई ऐसी खास विशेष चीज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ती थी, और वो आज भी नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि जिस तरह से, खैर मैं इस बारे में भी बात बात करूँगा अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग विकासपुरी आ गए और वहाँ पर जब पिशोरी कॉलोनी थी, तो पिताजी से पिशोरी कॉलोनी के कुछ लोग मिलने आने लगे थे। उसकी वजह ये थी कि हम लोग जो है वो किसी खास बस आए क्षेत्र से, क्योंकि हरिनगर, तिलक नगर, ये सब थोड़े से पुराने इलाके हो चुके थे, तिलक नगर, तो हम लोग वहाँ से आए थे। तो वहाँ से जब हम विकासपुरी आए, तो लोगों को जो है वो वहाँ के जो पिशोरी कॉलोनी थी, वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगा, और वो शर्मा जी करके रोज़ उनसे मिलते थे पिताजी से, और पिताजी में उनको कोई आशा की किरण भी दिखाई देने लगी। जैसे कि उनको जब पता चला कि वो डीटीसी में काम करते हैं, तो उनको लगा शायद कि उनकी एक अच्छी पहुंच होगी। और फिर दूसरी बात ये थी कि पिताजी ने आते ही वहाँ पर एक तरह से यूँ कह लीजिए एक सोसाइटी का निर्माण किया, विकासपुरी वेलफेयर काउंसिल, और उस काउंसिल में वो फिर जनरल सेक्रेटरी बने, और बहुत सारे जो आसपास के जो लोग थे वो सब मिले, और ये पूरी विकासपुरी की सोसाइटी थी, ब्लॉक की सोसाइटी नहीं थी। तो पिताजी को काफ़ी समर्थन मिलने लगा, तो वो लगातार जो है वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वह नगर निगम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो
दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जो बस चली उसका नंबर था 805। वो जो है ISBT से लेकर के और मेजर भूपेंद्र सिंह नगर तक के लिए चलाई गई। और जैसे कभी गांव के अंदर लोग बस बारात की आई हुई बस को निहारते थे, उस समय ऐसे ही, चाहे वो मेजर भूपेंद्र सिंह नगर के लोग हों, चाहे वो पिशोरी कॉलोनी के लोग हों, चाहे वो बुडेला गांव के लोग क्यों ना हों, वो सभी लोग जो हैं उस बस को, उस एक खाली रास्ते पर एक DTC की बस को जो चलते देख करके विस्मित से और आनंद से भर गए। बेहद बेहद आनंद उनके भीतर मतलब कि आ गया। भाई बताओ कितनी ज़रूरी चीज़। आज़ादी मिले 30 साल हो गए और हम लोग जो है वो, और एक नगर की व्यवस्था, नवनिर्माण, दिल्ली का नवनिर्माण कर रहे हैं और हमने पहले वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था नहीं करी। सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है, शायद आसपास और भी कई भी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है, ख़ासतौर से नालों, मतलब नाले तो खैर उस समय मतलब कि जो सीवर होते हैं वो सीवर की व्यवस्था, इन सब चीज़ों की व्यवस्था चाहिए थी, होनी चाहिए थी। लेकिन विकासपुरी की प्लॉटिंग पहले हो गई और सीवर बाद में डले। जैसे कि अब कच्ची कॉलोनी जिसे बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर आज भी हालत ऐसी है, आज भी हालत ऐसी है कि वहाँ पर मतलब कि इस हिसाब से लोग कहते हैं कि विकासपुरी पॉश कॉलोनी है, जनकपुरी पास कॉलोनी है, लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा विकासपुरी वालों के लिए जो पॉश है वो शायद सफदरजंग एरिया हो सकता है, वो साउथ दिल्ली हो सकती है, और साउथ दिल्ली वालों के लिए नई दिल्ली होती है पॉश एरिया। बस ऐसी ही व्यवस्था है। और बहुत अगर मतलब कि अगर हम अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी हमने स्वीकार्यता नहीं की लोगों की, एक दूसरे के प्रति जो सहयोग की भावना, आनंद की भावना, और जो हमारी व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था के हिसाब से प्राकृतिक तौर से जंगल का नियम, अगर शेर है तो शेर एक परिवार के साथ रहता है, पहले अपने परिवार के साथ रहता है, उसके बाद में उसके और परिवार के और आस पड़ोस के जितने भी शेर होते हैं वो भी उसके साथ ही रहते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। शेर आगे चलते हैं, शेर के बच्चे बीच में चलते हैं, शेरनी पीछे चलती है। कमाल है। और हम लोग उनसे बदतर जिंदगी जी रहे हैं। जो जंगल की व्यवस्था है वो ज़्यादा खूबसूरत है इस हिसाब से तो। और शहरों की, इंसानों की जो व्यवस्थाएं, जो बस्तियां हैं, उनमें तो आप बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे। और अगर हम अभी भी नहीं सुधरेंगे तो हम आने वाले, हम बार बार कई बार बोलते हैं कि हम आने वाले भविष्य में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को हम एक नई दुनिया, एक नया समाज, एक नई व्यवस्था देंगे, एक सुंदर भारत का निर्माण कर लेंगे। अगर हम उनको अभी भी अगर सही तरह से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आने वाला समय बहुत ही मुश्किल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज भी हम जो है वो इंसान से पहले कुछ और होते हैं, इंसान बाद में बनते हैं। और ये बात समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर, क्योंकि मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रहा था कि पीछे जब हम 1947 में जब हम लोगों ने आज़ादी पाई तो
हमें ये बात पता चल गई थी, पूरे जनमानस को ये बात पता चलनी चाहिए थी कि आज़ादी के मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि पहले अंग्रेज हमारे पर शासन करते थे, उसके बाद अंग्रेजों के छोड़े हुए जो नेता थे वो शासन कर रहे थे। सुख तो वही भोग रहे थे, वही लंदन होकर आते थे, वही विदेशों की यात्रा करते थे। जब विदेशों की यात्रा करते थे तो उनको नहीं दिखता था कि एक सामाजिक व्यवस्था होती है, एक जीवन होता है, वो जीवन के अंदर आनंद होता है, और उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत आनंद और सुखी और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना से रहते हैं। वहाँ की नदियाँ साफ हैं, वहाँ के रोड जो हैं वो बहुत खूबसूरत है, उनके दोनों ओर जो है दूर दूर तक हरियाली मिलती है। लेकिन हम वो वहाँ से ये चीज़ नहीं लाते थे। उन्होंने अंग्रेजों से केवल एक ही बात सीखी कि किस तरह से हम लोगों को शासन करना है, बस। और यह बात, और इस मामले में मैं किसी भी, भाई हम अपने इतिहास में जाएं, अपने हिस्ट्री में देखें, तो हम ये बात देख सकते हैं कि हम लोगों ने, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, समाज का स्तर हो, विज्ञान का स्तर हो, हम लोग दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग थे और सबसे ज़्यादा संसाधन थे हमारे पास। और उसके बाद, और उन्हीं संसाधनों के आकर्षण में ही तो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे उससे पहले आने वाली कोई व्यवस्था हो, तो वो लोग उसी आकर्षण में ही तो हिंदुस्तान आए। और हमने अपने उसी हिंदुस्तान को, एक होता है हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती तो ज़रूरी तौर पर आज हम विश्व में तमाम तरह के उच्च श्रेणी के लोग, खास तौर से चाहे वह खिलाड़ी हों, चाहे वह वैज्ञानिक हों, चाहे वह इंजीनियर हों, हम तमाम तरह के लोगों को जो है इस पूरे विश्व में भेज सकते थे। और हम लोग ही दूसरों पर जो है शासन और सत्ता जो है वह अपनी कायम कर सकते थे। तो लेकिन ये बड़ा ही मतलब ये वो विषाद का विषय है, दुख का विषय है कि हम लोग बस इतने सालों से तमाम तरह की प्रतिस्पर्धा, जिसे बोलते हैं ईर्ष्यागत प्रतिस्पर्धा जो है वह, उसका हम शिकार हो रहे हैं। और तमाम तरह के षड्यंत्रकारी लोग जो हैं वह हम पर वैसे ही शासन कर रहे हैं जैसे ब्रिटिशर्स करते थे। तो हमें जो है वो अपनी व्यवस्था, अपनी सामाजिक व्यवस्था को अपने आप व्यक्तिगत तौर से, मेरा मानना है कि जब तक हम स्वयं के अनुभव से विचार नहीं करेंगे तब तक एक अच्छा संसार, एक अच्छा भारत, उसका निर्माण करना मुश्किल है, बल्कि असंभव ही है। उसकी संभावनाएं तभी निर्मित हो सकती हैं अच्छे भारत की, जब हम उन लोगों से, जिन लोगों ने हम पर सत्ता बनाए रखी, कायम रहे, चाहे वह ब्रिटिशर्स थे, चाहे उसके मित्र लोग हों, या आज़ादी के बाद में वे लोग हों जो हमारे भीतर जो है अमानवीय तरीके से सत्ता में बने रहे। सबसे पहले हमें इंसान, और इंसान भी एक उच्च विचार का, एक सात्विक विचार का बनना होगा। क्योंकि मैं आज भी ऐसा देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग जो है वो किसी घटना से, किसी कुछ हो जाने से ही आश्चर्य से भर जाते हैं। उनको लगता है ये पता नहीं कितना नया हो गया, जबकि वह नया जो है वह तो कितने वर्षों पहले हिंदुस्तान में हमारी विरासत में हो चुका है। अगर आज भी बच्चे जो हैं वो है अच्छी शिक्षा से, और हम अच्छे स्कूलों से, अच्छे आदर्श जो
मान्यताएं हैं उनसे वंचित हैं, तो ज़रूरी तौर पर हमें आज विचार करना पड़ेगा और विचार अभी ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में बहुत समय निकल चुका होगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर अच्छा हो तो उसके अंदर अगर बुराई आ जाए तो उसको सही किया जा सकता है, लेकिन बुराई में अगर सही करना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने विकास के क्रम में शुरू में अगर हमने वही अच्छी व्यवस्था बनाई होती, अच्छे विचारों से बनाई होती, अच्छी शुद्धता के साथ बनाई होती, तो मुझे लगता है कि आज हमें उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। अब हमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं दिल्ली जैसे महानगर में रहता हूँ और दिल्ली को ही अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह पर तो ऐसी हालत है दिल्ली में कि वो गाँव भी क्या, गाँव से बदतर है। वो कहने को चाहे कह लो कि भई गाँव वाले हैं वो बहुत मतलब कि उनको बहुत पैसा मिल गया है, वो अपनी ज़मीनें बेच करके, और वो जो बहुत धनी हो गए हैं और वो बहुत अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। ठीक है, घूमते हैं, लेकिन वो अच्छे इंसान भी बन पाए? क्या हमने अच्छे इंसान बनाना बंद कर दिया या हम बनाना ही नहीं चाहते? ज़रूरी बात ये है। और जीवन का स्तर कैसे ऊँचा किया जाए? क्योंकि मैं ये बात को देखता हूँ कि अब हमारे पिताजी जैसे लोग जो हैं वो मुझे बहुत कम दिखाई देते हैं। जो लोग तमाम तरह के लोगों का सहयोग किया करते थे वहाँ विकासपुरी में आने के बाद में, जब हम लोगों को बहुत परेशानी आई, दिक्कत आई, वहाँ से निकलना पड़ा, तो निकलने की जब राह बन गई, तो जब पिशोरी कॉलोनी के लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा, शर्मा जी चाहे जैसा भी हो आप यहीं रहिए, हम आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन पिताजी ने, शायद उनको यह मंजूर नहीं था, और फिर हम लोग जो है दोबारा वहाँ से फिर नए सफ़र पर निकल गए। तो आज जो है नए सफ़र पर हम कल चलेंगे। आज जो है वह यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।